आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी फर्स्ट यूनिट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, जैसे कि आपको नाम से ही ध्यान, कार्डियो शब्द जहां भी आता है तो उसको आप किससे रिलेट करेंगे? हार्ट से। ठीक है। और हार्ट से कार्डियो और वेस्कुलर मतलब ब्लड सर्कुलेटरी। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये अलग अलग कई नामों से जाना जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो इसमें हम देखेंगे आखिर इस सिस्टम में आता क्या क्या है। तो ये सिस्टम किन किन अंगों से मिलके बनता है? हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स जिसमें कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। तो मेनली ये 3 ऑर्गन से मिलके बनता है, जिसमें मेन ऑर्गन होता है हार्ट। प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, जो भी अनम्यूट है प्लीज। सेकंड, इसका कंपोनेंट क्या होता है? ब्लड। और थर्ड होता है वेसल्स, जिन वेसल्स मतलब ब्लड डक्ट, जिनमें से ब्लड बहता है और पूरे शरीर में पहुंचता है। ये ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं। एक होती है आर्टरीज, वेन और कैपिलरी। ममता जैन। एक्चुअली मैं यदि म्यूट करती हूँ तो मुझे पूरे सिस्टम से, ये स्क्रीन शेयरिंग सिस्टम से बाहर आना होता है, तो अननेसेसरी आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पर चेक कर लें कि आप म्यूट पर हैं कि नहीं। ठीक है। तो ये सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स या ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? हार्ट, ब्लड और वेसल्स। वेसल्स में क्या क्या आ जाते हैं? आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। अब जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये मेनली क्या करता है? ये ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। पूरी बॉडी में, बॉडी के हर एक सेल्स को ये ब्लड पहुंचाता है। इसके साथ ही अभी इसकी जस्ट पहले वाली स्लाइड में आपने पढ़ा कि वेन्स 3 तरह की होती, वेसल्स 3 तरह की होती हैं, एक आर्टरीज। तो आप देखिए इस पिक्चर में जो भी रेड कलर से दिख रही हैं, ये पूरी आर्टरीज है। रेड कलर दिख रहा है आपको? और इनको हमेशा रेड कलर से ही प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये जो आर्टरीज होती हैं इनमें कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के कारण ही इनका कलर, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। तो इनको रेड कलर से ही हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। वही जो वेन्स होती हैं इनको ऑलवेज ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस पिक्चर में देखें, ये जितने भी आपको ब्लू डक्ट्स दिख रहे हैं ये वेन, इनमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हार्ट में, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आर्टरीज जो होती हैं लेके जाती हैं और पूरे शरीर में उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, सप्लाई करती हैं। और वेन के थ्रू जब हमारा किसी भी अंग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो क्या होता है कि वो ऑर्गन या वो सेल उसकी ऑक्सीजन को ले लेती है और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके जो वेस्ट है वो वापस ब्लड में डाल देती है। तो उसको, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको और वेस्ट को
कौन लेके आता है? ये सारी वेन्स कलेक्ट करके वापस कहाँ लेके जाती हैं? लंग्स में। लंग्स में वापस ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और लंग्स के थ्रू ये वापस कहाँ आता है? हार्ट में आता है। और हार्ट से आर्टरीज वापस इसको अपने पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं। तो ये एक जो साइकिल है ये कंटिन्यूएशन में हमारी बॉडी में चलता रहता है। तो जो मेन फंक्शन ब्लड का है वो क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। वो चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो, चाहे वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हुआ है उसका हो। तो अगर इस तरह से हम देखें कि ग्लूकोज भी ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होता है हर सेल को, तो अगर हम देखें तो ये ट्रांसपोर्टेशन में फूड, ऑक्सीजन, पानी, जितने भी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब आर्टरीज के थ्रू हर एक सेल में पहुंचते हैं। और उस सेल के जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेन्स के थ्रू वापस हमारी बॉडी से बाहर होती है। इसके बाद हम अब इसका सबसे पहला हम कंपोनेंट देखेंगे ब्लड। ब्लड के टर्म से सभी लोग परिचित हैं। ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, ठीक है। और कैसा होता है? लिक्विड होता है। इसको वाइटल फ्लूइड भी कहते हैं क्योंकि ऐसा क्या माना जाता है कि ये हमारा हमें जीवन देने वाला द्रव्य है। क्योंकि आप देखिए यदि किसी की बॉडी से एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ब्लड हमें जीवनदायक या हमें जीवन देने वाला फ्लूइड है, इसलिए इसको वाइटल फ्लूइड भी कहते हैं। और ये जो रक्त है ये शरीर में जितनी भी डक्ट्स होती हैं जिनका भी हमने नाम लिया था, आर्टरीज, वेन, इन दोनों के थ्रू पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो ब्लड होता है ये अपारदर्शी होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? नमकीन टेस्ट होता है। और एक विशेष प्रकार की इसमें स्मेल होती है। वो किसके कारण होती है? आयरन के कारण। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि आयरन इसमें किस तरह से रहता है। आर्टरीज में, जिनको हिंदी में धमनी कहते हैं, इसमें हमेशा रेड ब्लड मिलेगा क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड होता है या इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती है। और जो वेन है या शिराएं हैं इसमें हमेशा कैसा मिलेगा? बैगनी लाल कलर का ब्लड मिलेगा या जिसको हम पर्पल रेड कहते हैं क्योंकि इसमें CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता में रहती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में रहती है। जो हमारा ब्लड होता है वो एक थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। अगर हम इसकी पीएच वैल्यू देखें तो 7.35 से लेके 7.45 तक ब्लड की पीएच वैल्यू होती है। और जो हमारी धमनियों में मतलब आर्टरीज में ब्लड होता है उसमें चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है तो वो अधिक क्षारीय या अल्कलाइन होगा। और वेन का जो ब्लड होगा वो थोड़ा सा कम क्षारीय होगा या कम अल्कलाइन होगा। और अगर इसका हम ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें ब्लड की तो ये लगभग 1.045 से लेके 1.065 तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। कोई भी एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसके लगभग जो भी उसका वेट है उससे 7 to 9% जो होता है वो रक्त पाया जाता है उसके शरीर में। एवरेज एक अगर कैलकुलेशन देखें तो अगर एक नॉर्मल मेल पर्सन है तो उसमें 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। और अगर फीमेल है तो उसमें 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। ये एक एवरेज कैलकुलेशन है, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो ब्लड होता है वो मेनली इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, इसका जो इसको तरलता देता है, लिक्विडिटी देता है।
और इसका दूसरा पार्ट होता है कि जो उस लिक्विड में कुछ डेंस मटेरियल या ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिनको हम मोस्टली ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ब्लड का जो कंपोनेंट्स है वो मेनली टू हो गया। एक तो प्लाज्मा हो गया, ये देखिए जो फर्स्ट पिक्चर में आप देखें कि ये जो पूरा इस लिक्विड भरा हुआ है ये प्लाज्मा हो गया, और ये जो ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं वाइट रेड, ये सब क्या होगा, इसके ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये भी ब्लड सेल्स कितने होते हैं वो सब भी हम पढ़ेंगे। तो मेन पार्ट हो गया प्लाज्मा, एंड अदर पार्ट हो गया इसका ग्रेन्यूल या ब्लड सेल्स। ममता जैन प्लीज ध्यान रखें, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, तो ये हमारे दो मेन पार्ट हो गए। अब प्लाज्मा में भी कुछ कुछ और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और इसका जो ब्लड सेल्स होता है उसमें भी पार्ट्स पाए जाते हैं। ब्लड सेल्स में मेनली क्या क्या पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें अगर आप एक कंप्लीट हम रेशियो का देखें तो सबसे ज्यादा ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, लगभग 55% प्लाज्मा, एंड उससे थोड़ा सा कम मतलब 45% इसमें पाई जाती है रेड ब्लड सेल्स, और रेस्ट जो परसेंट बचता है उसमें अदर सेल्स पाई जाती है। और प्लेटलेट्स लगभग 1% से भी कम हिस्से में इसमें प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो इस तरह से ये पूरा ब्लड का कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम इन कंपोनेंट्स को भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा जो है, पहले हम थोड़ा सा प्लाज्मा को देख लेते हैं फिर इस पे आते हैं। प्लाज्मा जो होता है इसका लिक्विड वाला पार्ट प्लाज्मा होता है, और ये हल्के पीले रंग का येलोइश लिक्विड होता है, और इसमें लगभग 90% जो है वो पानी या जल होता है, और लगभग 7% भाग में प्रोटीन, और 3% में इलेक्ट्रोलाइट्स, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज और अन्य न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सारी चीजें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये सारे 3% में रहते हैं। तो इस तरह से अगर प्लाज्मा को हम देखें तो प्लाज्मा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन गैसेस भी होती हैं, जो कि इसके प्लाज्मा में लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं। और इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाते हैं, पानी, जल या वाटर। सेकंड हो जाता है प्लाज्मा प्रोटीन, फिर हो जाते हैं एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन्स, और लास्ट होता है प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हो गए। इसके अलावा जो वेस्ट मिलते हैं इसमें प्रोडक्ट, जो बचे हुए या जिसको अवशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, वो पदार्थ भी इसमें रहते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स कितने हो गए, पहला वाटर, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन, तीसरा एल्बुमिन, चौथा फाइब्रोनोजन, फिफ्थ ग्लोबियंस, सिक्स प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट, और 7 न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये 7 कंपोनेंट से मिलके प्लाज्मा बनता है। अब जल आप सभी समझते हैं, वाटर प्लाज्मा की लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, और ये 90% मतलब प्लाज्मा का मेजर पार्ट जो है वो यही है। प्रोटीन्स कौन से होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में मेनली 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्बुमिन्स, फाइब्रिनोजेंस और ग्लोबुलिन्स। तो ये मेनली 3 होते हैं जो इसमें प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं।
एल्बुमिन्स क्या होते हैं, ये लगभग 60% पाए जाते हैं और ये लिवर में कलेक्ट रहते हैं और इनका मुख्य काम होता है कि जो प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सामान्य बनाए रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं आप लोग? ठीक है, चलिए समझते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखना या मेंटेन बनाए रखना, जिससे कि जितनी क्वांटिटी में वाटर को प्लाज्मा में होना चाहिए उतना ही हो, उससे ना कम हो ना ज्यादा। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है, मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, तो क्या होगा कि जो लिक्विड है अंदर ब्लड वेसल्स के, वो ब्लड से निकल के बाहर चला जाएगा और जिससे स्वेलिंग क्रिएट होगी और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इडिमा, वाटर इडिमा है। कई लोगों के मुंह से ये सुना होगा आपने। तो इट मीन्स आपके ब्लड में जितना 90% वाटर होना चाहिए वो ना होके उसका कुछ परसेंट बाहर चला गया, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, ब्लड से पानी बाहर निकल गया, तो वो बाहर जाके दूसरे अंगों में जाके स्वेलिंग उसने क्रिएट की और उसको हम कहते हैं ईडियम। ये एक तरह की बीमारी भी हम कह सकते हैं। फिर सेकंड इसमें जो प्रोटीन आता है वो फाइब्रिनोजन आता है और ये भी लीवर में ही बनता है और ये लगभग सारे प्रोटीन का 4% होता है। इसका मेन काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। अब यदि ये प्रोटीन ना हो तो होता कहीं भी, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और ब्लड बहना शुरू हुआ, तो आप देखते हैं लगभग 1 मिनट के अंदर वो ब्लड ऑटोमेटिक रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फाइब्रिनोजन होता है, ये जो भी ब्लड वेसल्स रैप्चर होती है, कटती है, उसके अंदर एक प्लग, एक थक्का जैसा बनाकर वहां से ब्लड को निकलना रोक देता है, जिससे उस बॉडी से एक्सेस ब्लड बाहर ना जाए। क्योंकि अभी अपन ने शुरू में पढ़ा था कि यदि एक्सेस ब्लड बॉडी से बाहर चला जाता है तो वो भी एक कॉजेज ऑफ डेथ होता है। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, इसका मेन काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का। थर्ड होता है ग्लोबुलेंस। अब इसका जो होता है, ये फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो अल्फा बीटा ग्लोबुलेंस होता है वो लीवर में बनता है और इनको हम लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, और जो गामा होता है ये एंटीबॉडी के रूप में पाया जाता है और ये एंटीबॉडी जो होती है ये हमको बहुत सारी बीमारियों से रोकने में हेल्पफुल होती हैं। आप लोगों ने इस टर्म को ऐसे यूज किया होगा कि जब किसी को वायरल या कोई सर्जरी होती है तो उसको एंटीबायोटिक दी जाती है। वो एंटीबायोटिक क्या करती है, आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज को स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिससे वो बाहर का कोई भी इंफेक्शन है उसको वहीं खत्म कर देती है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये भी 5 तरह की होती हैं, IgA, IgD, IgE, IG, IgG एवं IgM। तो इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंटीबॉडी के रूप में काम करता है। आप इतना भी समझ लेंगे तो सफिशिएंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं और ये जब पानी में घुलते हैं तो इनके आयंस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये आयंस क्या होते हैं सेपरेट होके, या तो ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मेन आयन कौन सा होता है, सोडियम। और सोडियम क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन बनाए रखता है। और नेगेटिव कौन कौन से होते हैं, क्लोराइड जिसमें मेन है। इसके अलावा इसमें और भी जो पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वो है पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयोडाइज, मैग्नीशियम, ये सब भी पाए जाते हैं। और ये सब कहाँ यूज होते हैं, आप लोगों ने जब एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था तो उसमें ये सारे आयन ही यूज हो रहे थे कि जो मसल्स के ऊपर और नीचे की लेयर में पॉजिटिव और नेगेटिव की लेयर बना रहे थे। याद आ रहा है?
ठीक है। तो ये सारे यूज होते हैं जो हमारे मसल्स के एक्टिव होने में, फिर हमारे जो इम्पल्स क्रिएट होते हैं नर्वस सिस्टम में, उनको क्रिएट करने में और उनको मेंटेन करने में। और लास्ट ये जो इनका सबसे यूज होता है बड़ा, वो होता है एसिड और बेस बैलेंस में। मतलब अम्लीय और क्षारीय संतुलन हमारे शरीर में बनाए रखने। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ब्लड हमारा क्षारीय होता है, तो उसके जो क्षार के पीएच बैलेंस को है वो मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। लास्ट है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट। तो न्यूट्रिएंट्स, जब भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट होने के बाद किसमें टूटता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैट। तो इन सबको ब्लड अपने में एब्जॉर्ब करके और टिश्यू या सेल तक लेके जाता है। तो इस तरह से ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में पाए जाते हैं। और विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ये सब भी ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं कि जो हमारे अगर शरीर में रहे तो हमारी बॉडी को डैमेज करेंगे, वो भी इस ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन। तो ये सारे, या जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे, तो ये सब जो वेस्ट होते हैं ये हमारे यूरिन या रेक्टम के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो प्लाज्मा का ये इतने सारे फंक्शन है और ये सारे कार्य हैं। अब इसके बाद हम ब्लड के सेकंड पार्ट पर आते हैं, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मेनली तीन तरह की होती हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और बिम्बाणु। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? आरबीसीज। व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? WBC। और जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको हम, इनका शॉर्ट नेम नहीं है तो इनको प्लेटलेट्स ही कहते हैं। अब इनके जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? आरबीसी का नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट WBC का नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम आरबीसी में आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये डिस्क जैसी गोल गोल सेल्स होती हैं और ये बाई कॉन्वेक्स होती है, मतलब बीच से दबी हुई होती है। यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये किनारों से मोटी होती हैं और बीच से पतली होती हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आप रोटी बनाने के लिए बॉल बनाते हैं और उसको बीच से ऐसे पकड़ के दबा दें, तो वो क्या होगी? बीच का भाग उसका गड्ढा हो जाएगा, पतला हो जाएगा और किनारे मोटे रहेंगे। तो बस वही शेप होता है आरबीसी का। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसकी जगह हीमोग्लोबिन होता है। इसका मेन पार्ट हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन दो टर्म से मिलके बना है, हीम और ग्लोबिन। तो ये जो हीम वर्ड है यही आयरन के लिए यूज होता है। और इनकी जो रक्त में, ब्लड में नंबर होता है वो 40 से 60 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर ग्रुप में रहती हैं, और जब ये ग्रुप करती हैं तो ये रेड कलर का आभास देती हैं। और इन्हीं के कलेक्शन से, कलेक्ट होने से ब्लड को रेड कलर मिलता है, ठीक है। और इनका मेन काम क्या होता है कि जब हमारा ब्लड ऑक्सीजन से, ब्लड में ऑक्सीजन जाती है तो इसका जो हीम पार्ट होता है, इससे वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़कर हीमोग्लोबिन बनाता है। हीम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और जब ये किसी भी सेल में ये ब्लड जाता है तो सेल में जाने के बाद ये अगेन हीम और ऑक्सीजन में टूट जाता है।
ऑक्सीजन वहीं रह जाती है और उसका जो हेम पार्ट होता है वो वापस ब्लड में आ जाता है, प्लस उस सेल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस ब्लड में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। इनकी जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 120 डेज का होता है। 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं, उसके बाद फिर ये इनकी डेथ हो जाती है और उसकी जगह नए जो सेल्स होते हैं वो ले लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? आप शायद इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि लगभग 11 महीने में हमारा पूरा शरीर नया हो जाता है। कोई भी हमारी सेल है जो पुरानी नहीं रहती है। कुछ एक दो ऐसे हैं जिनकी 2 से 3 साल में नहीं होती है, अदरवाइज 11 महीने के बाद हम पूरा एक नए शरीर को कैरी करते। ठीक है, अब ये जो ग्लोबिन हम पढ़ रहे थे तो इसका हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ब्लड में डालता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स पर। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होती हैं एग्रेन्युलोसाइट। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं वो तीन कौन कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। और ये जो WBC है इनका मेन काम क्या होता है कि अगर आपके शरीर में कोई भी फॉरेन एलिमेंट पहुंचता है, आप ऐसा मान सकते हैं कि ये आपकी बॉडी के सिपाही हैं जो बिल्कुल तैनात हैं कि अगर बाहर से कोई भी व्यक्ति एंटर हो रहा है जो आपके लिए हानिकारक है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर दें लड़के। तो अगर कोई भी फॉरेन एलिमेंट आपकी बॉडी में आता है या कोई ऐसा हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस आता है तो ये क्या करती हैं? उसको नष्ट कर देती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनका नंबर बढ़ने नहीं देती। और जब वो पर्टिकुलर वायरस का नंबर नहीं बढ़ता है तो आप उस बीमारी से पीड़ित होने से बच जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि आपके इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए WBC एक मेन पार्ट प्ले करती है। ठीक है, और ये अगेन इतने डिवाइड में होती, इतना बहुत आपको जरूरी नहीं है जानना। अगर आप WBC का भी कार्य समझ ले रहे हैं तो बहुत है। अच्छा, ये क्या करती है कि जो भी हमारा फॉरेन, मान लीजिए कोई वायरस ने अटैक किया, ये उस वायरस का भक्षण कर लेती हैं या उसको खा लेती हैं, इसलिए इनको फेगोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक नाम इनका ये भी है। अब लास्ट में हमारा बचता है प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं ये इनका जो भी काम है, ये मेन सबसे काम होता है इनका ब्लड क्लॉटिंग में होता है। ये प्लेटलेट्स ही होते हैं जहां से ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत होती है। और इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर भी ग्लाइकोजन पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में सारी चीजें ये पाई जाती हैं। तो इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियस इसमें भी नहीं रहता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो लगभग 5 से 9 दिन तक ही इनकी लाइफ होती है, उसके बाद फिर ये नष्ट हो जाती है। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉट रिट्रैक्शन, हीमोस्टेसिस, रिपेयर, रैप्चर ब्लड वेसल्स और डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये सारे प्लेटलेट्स का कार्य होता है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे सपोज ये यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स रैप्चर हो गई, ये रैप्चर होने से ये ब्लड यहाँ से बाहर आने लगा। जब ये बाहर आने लगता है तो यहाँ पर जो एक फाइब्रोजन अपन ने प्रोटीन पढ़ा था, उसके फाइबर्स यहाँ पर बहुत सारे आकर आपस में वो स्टिकी हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे से चिपक के नेट बना लेते हैं। और इस तरह से नेट बना के इस हिस्से को, जो टूटा हुआ हिस्सा है, प्लग कर देते हैं।
और जब ये प्लग कर देते हैं तो यहाँ से ब्लड जो बाहर बह रहा है वो रुक जाता है, और ये प्लग बनने के कारण ही इस जगह पर स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है ना। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये जो टूटी हुई जगह होती है इसको रिपेयर करते हैं, और जब ये रिपेयर करते हैं तो ये जो क्लॉट बनता है ये ऑटोमेटिक ड्राई होके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी बॉडी को सेव करती है और ब्लड को बहने से रोकती है। ये इसका थोड़ा डिटेल में है कि कैसे बनता है, तो वैसे आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सबसे पहले तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो प्लाज्मा में जो ग्लोबुलिन, हमने एक प्रोटीन पढ़ा था, ये दोनों मिलते हैं और बनाते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, वापस प्लेटलेट्स के जो ग्लोबुलिन होता है उसके साथ ज्वाइंट होता है और बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और जो ब्लड के फाइब्रोजन है और प्रोथ्रोम्बिन, प्लाज्मा प्लाज्मा में एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोडक्ट होता है, इन सबको मिलके बनाता है थ्रोम्बिन। या ये एक एक्टिव एंजाइम है, और ये जो थ्रोम्बिन होता है ये प्लाज्मा के जो फाइब्रोजन प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट करते हैं, जिससे ये फाइब्रोजन जो होता है ये ये फाइब्रोजन क्या करता है कि अपने फाइबर्स को ये इन हिस्से में लाकर छोड़ने लगता है, और ये जो फाइबर होते हैं ये थोड़े से स्टिकी, चिपचिपे होते हैं, तो ये आपस में चिपक जाते हैं और ये एक नेट जैसा बना लेते हैं और वहां से क्लॉटिंग को होना रोक देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ब्लड क्लॉटिंग का सर्किल होता है। इसके बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। तो आई थिंक ब्लड के फंक्शन तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं कि इसका सबसे पहला काम तो क्या हो गया कि सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। फिर इसके बाद ऑक्सीजन को सेल या टिश्यू में लेके जाना। फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं पूरी बॉडी के उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके जाना। फिर पूरे भी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं उनको हाइड्रेट रखना, उनके जो ब्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना। और यही एक ट्रांसपोर्टेशन होता है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से रिलेट करता है। और कुछ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, तो उनसे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उनके पास चूंकि कोई डक्ट नहीं होती है तो वो अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट किसमें सीक्रेट करती हैं, ब्लड में। और ब्लड उसको जो है पूरी बॉडी में कैरी फॉरवर्ड करता है, अपने जो भी उसका टारगेट रीजन होता है वहां तक पहुंचाता है। ये जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, सॉरी ब्लड होता है, ये सेल्स को रिपेयर भी करता है। फिर अगर जहां से वेसल्स कट फट गई हैं या रैप्चर हो गई हैं तो वहां पर क्लॉटिंग का काम करके ब्लड को बहने से रोकना। एंटीजन और एंटीबॉडीज भी ये बनाता है कि जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और ब्लड क्लॉटिंग करता है। आई थिंक अब मीटिंग ऑफ होने वाली होगी, लेकिन ये जितना समझ पाते हैं समझ लें। मोस्टली चार होते हैं जो ग्रुप्स होते हैं ब्लड के, ए, बी, ए बी और वो ओ। तो इसमें जो ए ग्रुप होता है, इन ग्रुप्स का क्या महत्व है कि सेम ग्रुप का ब्लड ही हम किसी भी व्यक्ति को यदि देना है तो सेम का देते हैं। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर